वेलकम टू जीनियस आईएएस। हमारी एमसीक्यू सीरीज जो हमने शुरू की है, जिसमें हम 20,000 से ज्यादा एमसीक्यू आपके कराने वाले हैं। जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी एमसीक्यू आए हैं वो सब हम एक एक करके करवाएंगे। आपके सारे एमसीक्यूज का रिवीजन इन एमसीक्यूज के जरिए सारे सिलेबस का रिवीजन धीरे धीरे करवाने वाले हैं। तो मेरी उन कैंडिडेट से, उन एस्पिरेंट से जो एक से ज्यादा बार या फिर जो पहले इस पूरे रिवीजन को कर चुके हैं, जो पहले ही एक आधी बार जो है अटेम्प्ट दे चुके हैं, या फिर जिनको ये सब्जेक्ट आता है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देखें। यानी अपनी स्पीड को 1.5 या 1.75 तक वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट को जानने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चंस को रिवाइज करने की जरूरत सबकी रहती है। लेकिन वो लोग जो फ्रेशर हैं उनको क्या करना है, उनको ये स्पीड जो है थोड़ा सा कम ही रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि बीच बीच में जहां जहां कॉन्सेप्ट की बारी आती है, हम कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ बताते जा रहे हैं ताकि आपको ये एमसीक्यूज को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। तो ये हमारा इस सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है जो हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी आपको मिल सकता है। इसमें आपका लिंक भी आपको मिल जाएगा इसके फर्स्ट लेक्चर का। जिसने वो नहीं देखा है वो जरूर देखें, उसमें भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात की है। तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, आपका टाइम ज्यादा ना लेते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर? इनमें से कौन सी नोबल गैस है जो एयर में नहीं प्रेजेंट होती है? तो कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा? सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो भी साइंस बैकग्राउंड से या फिर जिसने भी इसको थोड़ा सा पढ़ा है वो मुझे कमेंट में ये जरूर लिख के बताए कि ये नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, और ये नोबल गैसेस के अलावा इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, ये क्या दोनों सेम है या अलग अलग हैं? इस कॉन्सेप्ट को मेरे को कोई भी कमेंट में लिख के बता सकता है। अब इसके आंसर पे आते हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो हमारी एनवायरनमेंट में या फिर अगर हम देखें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती है। कौन सी होती है नेचुरली? तो नेचुरली हमारी रेडॉन कहीं पे भी हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी सब नेचुरली हमें मिल जाती हैं। और आर्गन का तो हमें पता है, अगर हम देखने जाएं परसेंटेज वाइज तो थर्ड हाईएस्ट कौन सी है? थर्ड हाईएस्ट गैस अगर कोई प्रेजेंट है तो वो आर्गन है। थर्ड हाईएस्ट गैस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई प्रेजेंट है तो वो आर्गन है, ये हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद रेडॉन की अगर हम बात करें तो रेडॉन ये नेचुरली एनवायरनमेंट में नहीं होती है। गैस कब रिलीज होती है? जब कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होता है। कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होगा तो उससे ये गैस रिलीज होती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके से ये गैस रिलीज होती है, इतना हमें इसके बारे में पता होने। तो नेचुरली अगर हम देखें तो नेचुरली ये एयर में प्रेजेंट नहीं होती है, इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ, हाईएस्ट परसेंटेज किस गैस का होता है एटमॉस्फेयर में? ये तो सभी को पता होगा, ये हमने पिछले उसमें भी देखा था। तो अगर हम देखें तो नाइट्रोजन हमारा सबसे ज्यादा होता है, कितना? 78% गैसेस। तो अगर हम देखें तो 78% कौन सी है? नाइट्रोजन है। सेकंड हाईएस्ट अगर हम देखें तो ऑक्सीजन है 21%, और थर्ड हाईएस्ट पे आर्गन हमने देखा। और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का जनरली पूछा जाता है कि इसका कितना परसेंटेज अवेलेबल है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इसका 0.04% के आसपास हमें दिखाई देता है, लेकिन नेचुरली इसका 0.03% एक बैलेंस हम कह सकते हैं कि अगर बैलेंस हमें बना के रखना है तो इसका 0.03% होना चाहिए। ये थोड़ी सी ज्यादा है, इसको कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। यही सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये एक और बार पूछा गया था, तो इसको मैंने साइड में रख दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कौन सी है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वेनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज इज? अगर सभी प्लांट और ट्रीज खत्म हो जाए अर्थ पे से तो ऐसी कौन सी गैस है जो कम हो जाएगी? तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, और उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। क्या कि अगर यहां पर इंसान है और यहां पर कोई ट्री है, ठीक है, तो ये ट्री क्या कर रहा है? इंसान क्या करता है? इंसान क्या करेगा? रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्री क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। अब ये जो ट्री होगा, ये ट्री रिलीज करता है ऑक्सीजन को, और उस ऑक्सीजन को कौन लेगा? ये इंसान जो भी है वो इंसान ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इंसान क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लेता है। आपको पता है सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और अब छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कैप्चर करता है? ट्रीज। ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज हमसे उल्टा है, वो
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर सारे के सारे अगर हम देखें पेड़ खत्म हो जाएं तो फिर क्या होगा, तो ऑक्सीजन कौन डेवलप करेगा, ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन तो हम सारी ले जाएंगे। इंसान क्या है, ऑक्सीजन लेता रहेगा, तो एटमॉस्फेयर में से सबसे कम होने वाली जो गैस होगी वो होगी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन किसके द्वारा रिलीज की जाती है, पेड़ के द्वारा। अब पेड़ रहेंगे नहीं तो ऑक्सीजन रिलीज होगी नहीं, और ऑक्सीजन को इंसान जो है सांस में, रेस्पिरेशन में उसे लेते रहेंगे, कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन की कमी दिखाई देगी। तो कौन सी गैस कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, यह हमें पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्री, ट्री का फंक्शन क्या है, ट्री का फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, क्या है, अभी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को सांस में लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल और ऑक्सीजन एक्सहेल, ये हमारा ट्री का फंक्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये इसका फंक्शन है, रिलीजिंग ऑक्सीजन ये इसका फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन है इसके, अभी हमने डिस्कस किया, ये दोनों तो हमने बोला कि इन दो इसके फंक्शन है, लेकिन ध्यान रखो हमें यह बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब बात आई दोनों पे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज और एयर पॉल्यूशन में से इसका कौन सा फंक्शन नहीं है। तो कहीं पे भी, जहां पे भी अगर हम देखें, अगर खाली कमरा होता गूंजता है, लेकिन वहीं पे उसमें हम सामान रख दें तो एयर कहीं ना कहीं उसके अंदर कहीं ना कहीं इतनी गूंजती नहीं है, ठीक है। एयर को एयर बोल रहा हूं, आवाज गूंजती नहीं है अगर कमरा भरा हो। खाली कमरे में हमेशा आवाज गूंजती है, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ नहीं होता, और जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ही आवाज को एब्जॉर्ब करेंगे, गूंजने नहीं देंगे। तो जहां पे भी पेड़ ज्यादा होंगे वो नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन एयर पॉल्यूशन इसका फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ये भी हमने देखा। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन प्लेनेट अर्थ, इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये देखा। तो यही फंक्शन यहां पे भी अप्लाई करना है। तो जब ये करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि फोटोसिंथेसिस में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, लेकिन हमें ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं होती। तो इनमें से फोटोसिंथेसिस में ऐड नहीं होती एटमॉस्फेयर में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस हमारे पेड़ के जो खाना बनाने की प्रक्रिया उसमें होता है, और पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो है एटमॉस्फेयर से CO2 को लेते हैं, छोड़ते नहीं है। तो CO2 को कम किया या ऐड किया, पेड़ जो है CO2 को कम करते हैं, तो इन्होंने ऐड नहीं किया। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन ऐड होती है और CO2 कम होती है, तो ये CO2 को ऐड नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस हमारा इसका आंसर हो जाएगा। रेस्पिरेशन, जब हम सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमने भी ऐड किया, तो ये आंसर होगा नहीं। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिके होता है, उसमें से भी कार्बन कंपोनेंट्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, रिलीज होती है। वोल्केनिक एक्शन से भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में, कम करता है सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस, ये हमने देखा। कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें ये क्या है, तो ध्यान रखना दो चीजें होती हैं, एक तो वेदरिंग होगी और दूसरी चीज होती है इरोजन। दोनों में अंतर पता होना चाहिए, इरोजन क्या होता है और वेदरिंग क्या होती है, इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। अगर इन दोनों में अंतर पता है तो इसके कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे। वेदरिंग क्या होगी, इरोजन क्या होता है। वेदरिंग हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज केमिकली, जैसे मैं किसी चीज के ऊपर केमिकल डालूं तो उसकी वजह से अगर वो धीरे धीरे केमिकली ब्रेकअप होता है किसी चीज का, कोई चीज अपनी जगह पे ही टूटना शुरू करती है, तो वो होती है वेदरिंग। कोई भी चीज अपनी ही लोकेशन पे जहां पे वो है वो सड़ना शुरू हो जाए, गलना शुरू हो जाए, टूटना शुरू हो जाए, वो होता है वेदरिंग। लेकिन जब उस चीज को उठा के वहां से कहीं और ले जाया जाए वो होता है इरोजन, तो इन दोनों में ये चीज एक ध्यान रखना। इस चीज को अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें से अगर हम देखें तो डीकंपोजिशन ऑफ डीकंपोज्ड मटेरियल नहीं होगा हमारा। इसमें अगर हम देखें तो ये जो वेदरिंग प्रोसेस होता है ये कहीं ना कहीं रॉक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है,
ठीक है, जो हमारे रॉक्स वगैरह होते हैं इन पे अप्लाई होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा कि नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स, जिससे रॉक्स टूटना शुरू करते हैं, रॉक्स धीरे धीरे क्रैक आने शुरू हो जाएंगे, रॉक्स धीरे धीरे अपनी परत को छोड़ना शुरू कर देंगे। तो डीकंपोजिशन ऑफ रॉक हमारा वेदरिंग है। और ये जो डीकंपोज्ड मटेरियल है, जो रॉक से टूट के नीचे छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, जब हवा अपना उसको अपने साथ लेके जाती है तो उस प्रोसेस को हम इरोजन बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस हमारी इरोजन हो जाएगी। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हमारा रॉक्स का डीकंपोजिशन क्या है, ये वेदरिंग है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, कोई बता पाएगा, जल्दी से बताओ। ध्यान रखना, एक छोटी सी ट्रिक है कि ज्यादातर जहां पे भी W से शुरू होने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है और O पे जो खत्म होती है, यानी लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो ज्यादातर, मैं सारी नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है। तो ये हमारा WMO जो है, जिसको हम वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। जेनेवा में और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। जेनेवा कहां पे है, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये जेनेवा में और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं। ये मैंने पूरी लिस्ट आपके लिए लिख दी है। इनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो हमसे ये किसका पूछ लिया जाता है, अंकटैड का पूछ लिया जाता है, WHO का पूछते हैं, WIPO का पूछते हैं, और मेटेरोलॉजिकल का तो अभी हमने बात की, इसका पूछ लेते हैं, WTO का पूछते हैं। ये सारी चीजें ये यहाँ पे कहां पे हैं, हमारी जेनेवा में है। इसके अलावा अगर हम देखें IUCN का भी स्विट्जरलैंड में, लेकिन कहां पे, ग्लैंड में है। ये यहां पे जेनेवा में नहीं, यहाँ ग्लैंड में है। वहीं पे WEF का अगर हम देखें तो WEF का कहां पे है, WEF का डावोस में होता है। ठीक है, DAVOS, डावोस में अगर हम देखें तो हमारा WEF का हेडक्वार्टर है। बाकी सब यहाँ पे जेनेवा में है, ये हमेशा ध्यान रखना इसमें। तो IUCN का कहां हो गया, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। IUCN के साथ साथ अगर हम देखें तो IPCC भी होता है। IPCC का भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में हमारा हेडक्वार्टर है। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्स बहुत सारे स्टेट PCS बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पूछते हैं, तो हेडक्वार्टर्स तो रट लीजिए, क्योंकि स्टेट PCS में जनरली ज्यादा पूछा जाता है। तो इतना पता होना चाहिए। देन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनैप का, ये भी एक स्टेट PCS ने पूछा है। यूनैप का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये पता होना चाहिए। यूनैप का हेडक्वार्टर हमें नैरोबी में मिल जाएगा। कहां पे, यूनैप का हेडक्वार्टर हमारा नैरोबी में है। और नैरोबी में दो और चीजें हैं जिनका हमें पता, ये दो बेसिकली, एक और चीज है जिसको हम बोलेंगे UN हैबिटेट जिसे हम बोलते हैं। यूनैप का तो है ही, उसके साथ UN हैबिटेट यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर हमारा नैरोबी में है। कुछ एक इंपॉर्टेंट आपको और पता होना चाहिए, जैसे द हेग दिया हुआ है, तो द हेग में दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है, एक तो ICC और दूसरा ICJ। ICC क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICJ क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये दोनों का अगर हम देखें तो हमारा हेग में है। न्यूयॉर्क में अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क में हमें यूनिसेफ का और UNO का, यूनिसेफ का और UNO का जो हेडक्वार्टर है वो हमें न्यूयॉर्क में मिल जाता है। और इसके साथ अगर हम देखने की कोशिश करें, वॉशिंगटन DC में भी दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हमें दिखाई देता है। कौन कौन सा, एक तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन DC में है। और दूसरा अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो IMF का भी और हमारा हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। तो ये सारे कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे ही बल्कि बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी लिखवाए हैं। देन अगला क्वेश्चन, ये भी अगर हम देखें उत्तराखंड में पूछा गया, EPA क्या होता है, EPA का फुल फॉर्म क्या है। तो EPA है, एनवायरमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इसको तो कोई भी बता देगा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का, अगर हम देखें इसी को हम EPA शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA होती है। अगला भी देख लेते हैं, अगला क्या है, NEA क्या है। तो NEA क्या है, तो NEA का भी पता लग जाएगा हमें, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, NEA का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक दो शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस हम अप्लाई करें तो इन सब के बड़े आसानी से हमें पता लग जाते हैं। चलो, हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा था 2005 में और अभी UP PCS ने 2018 में फिर से इसे पूछ लिया। इसका कहां पे है, इसे हमें पता लग जाएगा एम्स्टर्डम में।
ठीक है। एम्स्टर्डम में हमें दिखाई दे तो एम्स्टर्डम में इसका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। ये एम्स्टर्डम कहां पे है, कोई बता पाएगा? बिल्कुल नीदरलैंड्स में अगर हम देखें तो एम्स्टर्डम है। अगर कोई भी मुझे बताए, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओटावा ये किसकी कैपिटल है? ओटावा किसकी कैपिटल है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और उसी के साथ साथ कैनबेरा किसकी कैपिटल है ये मुझे कैपिटल ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये दोनों कैपिटल किसकी हैं ये दोनों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, लेकिन जनरली लोग उनकी कंट्रीज को थोड़ा सा कैपिटल को कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को स्पेशली पूछा है। तो इनके कौन सी कंट्री के कैपिटल हैं ये दोनों जरूर बताना। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पे है? हमारा एम्स्टर्डम में है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि डच लोग जो आए थे, हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं कि जो डच आए थे, वो डच कौन थे? वो डच जो है यहीं से आए थे, हमारे नीदरलैंड से ही आए थे वो लोग। ठीक है, यहां से जो लोग आए थे उन्हें को ही हम डच बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा एम्स्टर्डम इसका आंसर हो जाएगा। इको मार्क, इको मार्क किस चीज के लिए दिया जाता है? ध्यान रख लो, इको मार्क जहां पे भी आए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो भी चीज होती है उसे इको मार्क दिया जाता है, ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये भी हमारा इसी से रिलेटेड है। लेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली को क्या किसको देंगे? तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हम इको मार्क उसे लेबल दे देंगे। जो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा उसे हम दे देंगे इको मार्क। ठीक है, चीजें ध्यान रहेंगी। चलो अगला देखते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मीनिंग क्या होता है? ये सस्टेनेबल का मीनिंग क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में इसको पढ़ा था कि सस्टेनेबल का क्या मीनिंग है। इस सस्टेनेबल को मीनिंग को मत भूलना कि सस्टेनेबल क्या होता है कि जो चीज आज हम यूज कर रहे हैं वही चीज उसी हालात में हमारे से नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन को भी मिल जाए, वो सस्टेनेबल है। कि जो चीज आज है वही चीज सस्टेन करे अगली जनरेशन तक, वो सस्टेनेबल है। कि जो चीज आज है वो चीज उसी हालात में, उससे खराब हालात में नहीं, उसी हालात में नेक्स्ट जनरेशन तक के लिए अगर हम बचा सकें तो हम उसे सस्टेनेबल बोलेंगे कि वो सस्टेन कर गई, यानी वो बच गई वहां तक। तो ये सस्टेनेबल क्या होगा? जहां पे भी सस्टेनेबल वर्ड है आपको अगला पढ़ने की जरूरत ही नहीं वो क्या पूछ रहा है। तो सस्टेनेबल में इसमें से सिर्फ वो मीनिंग देख लो जिसका मीनिंग ये निकल रहा हो कि वो चीज जिस हालात में आज है उसी हालात में कल रहने वाली है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सस्टेनेबल में तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देखोगे तो यहां पर तो यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, कि जिससे उसकी क्वालिटी खराब ना हो, यानी कि जो क्वालिटी आज है वही क्वालिटी कल रहे, यही तो सस्टेनेबल है। और यही सस्टेनेबल का मीनिंग हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में किया था। चलो अब हम आगे की बात करते हैं और आगे भी देखते हैं। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये किस चीज के लिए हार्मफुल है? अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम देखें तो ये किस चीज के लिए हार्मफुल है? हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है? बिल्कुल है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें, बैलेंस डेवलपमेंट को खराब करता है, बिल्कुल खराब करता है। हमारे बैलेंस डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है, बिल्कुल है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए भी हार्मफुल है, बिल्कुल है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी हार्मफुल है। इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस अक्सर क्या करते हैं, जब भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देते हैं, अगर उसमें ऑल ऑफ द अबाव है तो हमारे ज्यादातर चांसेस हो जाते हैं कि वही करेक्ट होता है। उसमें ज्यादातर चांसेस हमारे ऑल ऑफ द अबाव के ही मिलते हैं जहां पे भी एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबाव है। ये इन सब चीज के लिए खतरनाक है, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये तो कॉमन सेंस से भी हमारा हो जाता है। चलो अगला भी देख लेते हैं, Rio+20 कॉन्फ्रेंस। इसका अगर हम देखें इनमें से किस चीज के लिए न्यूज में था? Rio+20 क्या है ये हमने देखा था, हमने पिछले लेक्चर में इसको बड़ा डिटेल में किया था कि Rio+20 क्या है? यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रियो से रिलेटेड जितने हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वो सारे क्या हैं? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है। Rio+5, Rio+10, Rio+20, ये सारे क्या हैं? हमारे क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये ध्यान रखना। और ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी थीम क्या है? रियो की, Rio+5 की, Rio+10 की, Rio+20 की। ये क्या है Rio+?
रियो समिट अगर हम देखें, जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं, वो कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और इसी से हम ऐड करते चले आते हैं, रियो प्लस 5 यानी 1992 प्लस 5, 97 में जो समिट होगी उसे रियो प्लस 5 बोला। 10 साल बाद जो समिट होगी यानी 2002 में, तो उसे हमने रियो प्लस 10 बोल दिया। 20 साल बाद जो समिट होगी यानी कि रियो प्लस 20, इसको हम क्या बोलेंगे? वो कब होगी? 2012 में। तो इस हिसाब से हमें पता होना चाहिए इन सब का। चलो आगे देखते हैं। 1997 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस, 97 में यानी कि कौन सी है? रियो प्लस 5, रियो प्लस 5 97 में, ठीक है। रियो प्लस 5 जो कॉन्फ्रेंस हुई वो कहां हुई, यही पूछ रहा है। वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, हाँ कहां हुई यही पूछ रहा है। तो ध्यान रखना 97 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि यहां पे क्योटो प्रोटोकॉल्स आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस क्योटो में हुई थी, तो वहां से जो प्रोटोकॉल आए उसे हम क्योटो प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योटो, यानी कि सी। तो हमारा 97 में जो कॉन्फ्रेंस हुई कहां पे हुई है? क्योटो में हुई। क्योटो प्रोटोकॉल्स किस चीज के लिए आए थे? ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल्स किस चीज को ध्यान में रखते हुए आए थे? तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करने के लिए आए थे, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा ना एमिशन हो उनका। तो ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिटेशन में रखने के लिए, उसके एमिशन को लिमिट रखने के लिए हम क्योटो प्रोटोकॉल लेके आए थे, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस से, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस से, यह भी हमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद रियो डे जेनेरियो, ये क्या था? रियो डे जेनेरियो वही था जहां पर अर्थ समिट हुआ था, यानी 1992 में जो पहला जो समिट हुआ था वो रियो डे जेनेरियो में हुआ था। और ये रियो डे जेनेरियो में एक और समिट हुआ, यानी कि 2002 वाला भी हुआ, रियो प्लस 10 जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। ये चीजें ध्यान रहेंगी, ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि रियो डे जेनेरियो के हमारे यहाँ पे बहुत सारे समिट हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। 1992 का अक्सर इसका पूछा जाता है, वो हमेशा ध्यान रखना। 1992 कहां पे है? रियो डे जेनेरियो में हुआ। रियो डे जेनेरियो है कहां पे? किस कंट्री में स्टेट है ये? किस कंट्री में ये है? ये आपको मुझे बताना है, ये किस कंट्री में लाई करता है, और उस कंट्री की कैपिटल क्या है, ये भी आप बताएंगे। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप बताना है, ठीक है। चलिए, नैरोबी के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यूनेप का हेडक्वार्टर, अगर आपको याद हो तो। चलो, एनजीटी, एनजीटी कब एस्टेब्लिश हुई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुई है? बिल्कुल आपको इसका भी सही पता है, 2010 में एस्टेब्लिश हुई। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एनजीटी हमारी कब एस्टेब्लिश हुई। 2010 में एनजीटी एस्टेब्लिश हुई थी। ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट के ऑथर कौन है? दो बार पूछा, एक बार यूपी पीसीएस ने, एक बार पंजाब पीसीएस ने। तो ग्रीन डेवलपमेंट के ऑथर कौन है हमें पता होना चाहिए, WM एडम्स है। WM एडम्स हमारे इसके ग्रीन डेवलपमेंट के ऑथर हैं, ये हमें पता होना चाहिए इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। जहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो सीधा है उसको सीधा ही बताते चलेंगे, अदरवाइज जहां कॉन्सेप्ट आएगा वहां कॉन्सेप्ट भी बताएंगे ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। दी अर्थ समिट, अर्थ समिट प्लस 5 यानी कि रियो प्लस 5। रियो प्लस 5 कब होगा? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ, हमने एक बार कॉन्सेप्ट देखा और उसी से देखे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो रियो कब हुआ था? 1992 में। तो 1992 प्लस 5 कब हो जाएगा? 97 में। कहां पे हुआ था? कोई बताएगा? क्योटो। इसी यहीं से क्योटो प्रोटोकॉल्स आए थे। तो 1997 में हमारा अर्थ प्लस 5 हुआ है, जिसको हमने क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना, ठीक है। और कहां पे है? क्योटो में हुआ। ये चीजें हमें पता होना चाहिए। 92 कहां पे हुआ है? रियो डे जेनेरियो में, ये हमें पता होना चाहिए। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज, जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, एक जगह से उठाया दूसरी जगह जब भी करते हैं ट्रांसप्लांट, तो क्या होता है? वो कई बार नहीं उग पाते। क्यों नहीं उग पाते? उसका क्या रीजन है? तो उसकी जड़ कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। एक जगह से हमने निकाला, उसको निकाल के दूसरी जगह अगर हम किसी भी पेड़ को, किसी भी पौधे को हम लगाते हैं तो बहुत सारे पौधे खराब हो जाते हैं, बहुत सारे पौधे उग नहीं पाते। उसका रीजन यही है कि उसके जो जड़ है वो दोबारा से मिट्टी को नहीं पकड़ पाती है, जड़ उसकी खराब हो जाती है। तो इसमें से आंसर अगर हम देखें तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, कि ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो उसके रूट हेयर्स हैं, जो उस जमीन में जुड़ने के काम आते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए वो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ये दोबारा से नहीं लग पाते, ये भी हमने देखा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम आज का कर लेते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स,
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या मतलब है? जब बहुत सारे ऑप्शन देके नीचे ऑल ऑफ द अबाव दिखता है ना, तो बाकी तो कई बार पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि हमें पता लग जाता है ये कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होंगे, लेकिन फिर भी सेफ रहना है कि एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस वाले हैं। इनमें से बताओ कि ऐसा कौन सा है जिससे एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं होता? ठीक है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मींस, इनमें से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या मतलब है? जिससे एनवायरमेंट खराब हो रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसमें से हमें ऐसा पता लगे कि इससे एनवायरमेंट खराब नहीं हो रहा, तो वो उसको ताकि हम रूल आउट कर सकें। ये सारे ही ऐसे हैं जिससे हमें कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के डिग्रेड का, एनवायरमेंट के खराब होने का पता लगता है। कैसे? ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, ये तो ओवरऑल डिग्रेडेशन की बात कर रहा है, किसके? एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कर रहा है। एडवर्स चेंजेस, एडवर्स चेंज क्या होता है? एडवर्स चेंज यानी कि खराब तरीके से चेंज होना, गलत तरीके से चेंज होना, वो क्या है? ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो भी एडवर्स चेंजेस, जो भी खराब चेंजेस एनवायरमेंट में आ रहे हैं, तो वो क्या है? कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को ही खराब करेंगे ना, क्योंकि खराब चेंजेस हैं, तो ये भी तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा, इम्बैलेंस होना है, तो इम्बैलेंस होने से डिग्रेडेशन होगा या अपग्रेडेशन होगा? किसी ना किसी चीज का डिग्रेडेशन को ही इम्बैलेंस, इम्बैलेंस की वजह से डिग्रेडेशन ही होगा। ठीक है, तो यहां पे भी डिग्रेडेशन है, तो ये तीनों ही इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो हमने आज के एनवायरमेंट सीरीज के किए, हमारी एक पॉलिटी की सीरीज भी अभी चल रही है, बाकी धीरे धीरे करके बाकी सब्जेक्ट्स की भी हम एमसीक्यू सीरीज धीरे धीरे करके लाने वाले हैं, तो जरूर देखना ना भूलें हमारी इस एमसीक्यू सीरीज को, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर सेम टू सेम नहीं पूछे जाते तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं पेपर देने के बाद कि हम उसको रिवाइज नहीं करते, उस पैटर्न में रिवाइज नहीं करते जिस पैटर्न में पूछा जाता है। तो अगर हमने सिलेबस पूरा कर लिया है या फिर अगर आप बीच में भी हैं तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करें, हमसे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एमसीक्यूज को सॉल्व किए बिना बिल्कुल भी पेपर में ना जाएं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब तक कि हम क्वेश्चंस को रिवाइज ना करें जो कि पहले आ चुके हैं। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और आपके 20,000 प्लस एमसीक्यूज हम सभी सब्जेक्ट के मिला के यहाँ कराने वाले हैं, जिसमें आज तक आए हुए सभी एमसीक्यूज को, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों को भी, या फिर जहां तक हो सके ताकि सबको इसका फायदा मिल सके, सभी को इस चीज को शेयर कीजिए। चलो आज की लेक्चर को हम यहीं रखते हैं और उसके बाद अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे 3rd नंबर लेक्चर सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।